Hello everyone, welcome to Brain Boosters. Today we are going to do the chapter number 5 Life Process Part 2. तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन. So the human digestive system comprises of alimentary canal and associative digestive glands. तो एक्चुअल में होता क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हम कोई भी खाना किसी भी तरीके का फूड जब हमारी बॉडी में एंटर होता है उस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे. So the digestion of the food starts as soon as it enters in our mouth. खाना हम जैसे ही मुंह में रखते हैं वैसे ही उसकी जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है. अब यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बना है उसकी मदद से हम समझेंगे कि कैसे थ्रू ईच स्टेप वो खाना कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है एंड देन फाइनली डाइजेस्ट होता है. सो द फर्स्ट वन इज़ द इनटेक ऑफ द होल फूड. इसमें हम जो खाना है वो अपने मुंह में रखते हैं, देन उसकी ग्राइंडिंग होती है विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ एंड देन टंग की मदद से उस खाने का हमें टेस्ट आता है और उसी की मदद से वो खाना जो है हम अपने स्टमक की तरफ उसको पुश करते हैं. अब हमारे माउथ के अंदर भी कई सारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर सलाइवा होता है और म्यूकस होता है. तो इसमें ये जो रिएक्शन आपको दिखाई गई है कि स्टार्च विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द शुगर विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज विच इज़ एन एंजाइम जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है. एंड दैट इज़ वाई वी से कि खाने का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. And then this food reaches to the esophagus which help in the transportation of that food particle from our mouth to stomach with the help of peristaltic movements. And what is peristaltic movements? It is the contraction and expansion of the muscles of the esophagus. And then finally वो खाना हमारे स्टमक में जाता है. अब स्टमक में जब खाना आया है तो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो अपने गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ करते हैं. कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस हैं हमारे स्टमक में? द फर्स्ट वन इज़ द पेप्सिन विच इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन की ब्रेक डाउन में ये हेल्प करता है पेप्सिन. एंड देन वी हैव द HCl एंड द म्यूकस जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को फ्रॉम HCl. अब स्टमक से निकल के जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और अदर न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जो हमारे खाने में होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करते हैं. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाय बोलते हैं. वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन्हीं की मदद से जो खाना है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे बहुत ही अलग अलग जगह से सिक्रीशंस रिसीव किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल लिवर से हमारा निकलता है बाइल जूस जो कि हेल्प करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स की ब्रेक डाउन में इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. और पैनक्रियास से हमारे निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूस जिसमें की जो ट्रिप्सिन है और लाइपेज है, जो दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है वो आते हैं जो कि हमारे फैट और प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टर्म मेंशन है इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन बहुत इजी है. इमल्सिफिकेशन में जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस जो कि कहाँ से निकलता है? लिवर से निकलता है. एंड देन फाइनली ये खाना कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे हमारा एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है और जितना भी खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया है वो बॉडी से एज अ वेस्ट रिलीज़ कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. जो भी सीक्वेंस इसमें मेंशन की गई है कोशिश करें कि इसी सीक्वेंस में हम उसे मेंशन करें बिकॉज डाइजेशन अकर्स इन अ सीक्वेंस और कोई भी सीक्वेंस अगर हम मिस कर देंगे तो फिर वो मतलब एब्रप्ट
प्रोसेस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो अब जो हमने खाना खाया है वो खाना हर एक सेल यूज़ करेगा टू प्रोवाइड एनर्जी। नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज्ड डिफरेंट pathways or simply ways to get that energy from the food that they eat. अब यहाँ पे जो पिक्चर मेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो द फर्स्ट वन जहाँ पे लिखा हुआ यीस्ट, वो हम यीस्ट में कैसे जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है वो पढ़ेंगे। एंड देन दी बाकी जो दो हैं वो ह्यूमंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यीस्ट में। तो यीस्ट में कैसे स्टार्ट होता है, तो यीस्ट में सबसे पहले जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। अब यीस्ट में जो ये प्रोसेस होता है वो एनएरोबिक होता है, विच इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो क्या बाय प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, उसमें हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी एनर्जी, विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पूरा पाथवे ही हम इसीलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि हम एनर्जी ले पाएँ। और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, और क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है इसीलिए ये एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में भी ये 2 तरीके से होता है। द फर्स्ट वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बॉडी में प्रेजेंट होता है काफ़ी सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो इसमें अगेन जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, विच इज़ नोन एज द पायरूवेट। अब क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो मैकेनिज़्म है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है इसीलिए इट इज़ नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ द सेकेंड मैकेनिज्म अकर्स व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। अब ये कब होता है, ये तब होता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा रनिंग करते हैं, तब हमारे मसल्स में जो ऑक्सीजन है वो कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप हो जाता है। अब यहाँ पे जो पायरूवेट है वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन वो हमें प्रोडक्ट क्या बना के देता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वी फील क्रैम्प्स इन आवर मसल्स। अब यहाँ पे जो हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज़ की है वो यूज़ होती है एटीपी जनरेट करने में। अब एटीपी एज वी नो इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एटीपी यूज़ होता है सेल के हर किसी फंक्शन के कंडक्ट करने के लिए। So till now we have studied 2 kinds of respiration. The first one is aerobic, which occurs in the presence of oxygen, and the second one is anaerobic, which occurs in the absence of oxygen. और दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग निकल के आते हैं। एरोबिक में जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड एनारोबिक जो एंड प्रोडक्ट्स है वो हमारे अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होते हैं, और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी का पूरा सिस्टम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसी सीक्वेंस में, जो कि एग्ज़ाम में भी हमें इसी सीक्वेंस में मेंशन करना होगा। तो सो द फर्स्ट वन इज़ द नॉस्ट्रिल, जो कि हमारे नोज़ के नॉस्ट्रल्स होते हैं, वहाँ पे हमारा नेज़ल पैसेज होता है, वहाँ से फिर जो एयर है वो ट्रैवल करती है नेज़ल कैविटी में, एंड देन इट इज़ एंटर्स इनटू द फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया के अंदर जाता है, फिर ट्रैकिया के अंदर जाने के बाद वो ब्रोंकाई में एंटर करता है, उसके बाद वो फाइनली लंग्स में जाता है। अब लंग्स में एंटर करने के बाद उसका फंक्शन वही ख़त्म नहीं होता, लंग्स में एंटर करने के बाद वो ब्रोंक्यूल्स में एंटर करता है, एंड देन फाइनली एल्वियोलर में एंटर करता है। एल्वियोलर में एंटर करने के बाद ही वो ब्लड कैपिलरीज़ में जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि एयर हमने ले लिया या ऑक्सीजन हमने ले लिया वो लंग्स में एंटर कर गया तो द स्टेप इज़ ओवर। नो, इट इज़ नॉट।
लंग्स में एंटर करने के बाद वो एल्वियोलर में जब तक नहीं जाएगा तब तक ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो उसको नहीं यूज़ कर पाएंगी। अब यहाँ हम समझेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक्चुअली कैसे होता है, क्या मैकेनिज़्म हम फॉलो करते हैं। तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ इनहेलेशन which is also called the inspiration, and the second one is called the exhalation which is also known as the expiration। पहले हम पढ़ेंगे इनहेलेशन के बारे में। अब इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में जो हमारी थोरैसिक कैविटी है जिसको हम अपनी चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं वो एक्सपैंड हो जाती है क्योंकि उसके अंदर हवा भर रही है। उसके बाद जो हमारे रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ए डायग्राम दिखाता है इनहेलेशन, जो हमारे जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। और क्योंकि एयर एंटर किया है इसीलिए जो हमारे लंग्स की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। अब एक्सहेलेशन में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। तो जो थोरैसिक कैविटी है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिब्स वापस नीचे की तरफ आएंगे, डायफ्राम्स वापस से अपनी डोम शेप में आ जाएंगे और जो लंग्स है वो अपनी एक्चुअल वॉल्यूम में आ जाता है। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रेस्पिरेशन, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कई लोगों को ये लगता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हम एयर, जनरल एयर जिसमें बहुत सारी गैसेस मिक्सड अप होती हैं उसको ब्रीथ करते हैं, जो कि हमारे ब्लड में जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। वहाँ पे जाके जो ऑक्सीजन है, एयर के अंदर के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में। और वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ में जाके रिलीज़ कर दिया जाता है। अब जो CO2 है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारे पास CO2 भी तो जनरेट हो ही रहा है, तो CO2 जो होता है टिश्यूज़ से हमारे वापस कहाँ जाता है, ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद वहाँ से वो ब्लड वेसल्स की हेल्प से वहाँ पे एल्वेलाई में जाता है। अब एल्वेलाई जो है वो एल्वेलर सैक में उसको भरता है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स ऑफ आर नोज़, जिसको हम जनरली नोज़ ही रेफ़र करते हैं, नोस्ट्रिल्स की हेल्प से वो जो CO2 है वो बाहर एक्सहेल हो जाता है। सो दिस पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको नहीं समझ में आया है वो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से सुन सकते हैं। सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे हम जल्दी से समझ लेंगे कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, दे यूज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो उसी को यूज़ करते हैं। एंड देन एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल फिशेज़, वो कैसे रिस्पायर करते हैं, दे यूज़ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। एंड देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स विच इज़ अ वेरी सिंपलर प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू दी एनिमल्स। यहाँ पे जो गैशियस एक्सचेंज है वो अलग अलग जगह पे होती है। फॉर एग्जांपल लीव्स में स्टोमेटा की हेल्प से होती है, स्टेम्स में लेंटिसल्स की वजह से होती है, एंड देन रूट्स में जो उनका जनरल सरफेस होता है वहाँ से रेस्पिरेशन होती है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की। थैंक यू।